So hello students, next I am explaining the proofs of Kepler's law. We have discussed already about the Kepler's law. Now we will prove how it can be obtained. So in first law, the planetary motion takes place under the action of gravitational force. So इसमें क्या है कि एक जो planet है वो motion कैसे ले रहा है आपके अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग उसकी जो मोशन है वो टेक्स प्लेस हो रही है, वो ले रहा है मोशंस। तो उसके अकॉर्डिंग एफ हमें पता है क्या आएगा, -GMS/ME/R/R³। अब R/R³ लिखा है, ये वेक्टर है, ठीक है। तो वेक्टर से हम इसको कटिंग करके यहाँ स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायरेक्शन वेक्टर है, तो डायरेक्शन को अगर मैं मैग्नीट्यूड में करना चाहूँ तो क्या होता है, डायरेक्शन वेक्टर इज इक्वल्स टू एक कैप होता है, उसके साथ उसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। सो दैट्स वाई आर कैप जो होता है वो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर होता है, वो उसकी वैल्यू 1 आती है और यहाँ से सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला बच जाता है। तो मैग्नीट्यूड विद द मैग्नीट्यूड डिवाइड वाला एक कट डाउन हो जाएगा, तो मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है, ठीक है। MS है मास ऑफ द सैटेलाइट, जो भी सैटेलाइट आपका प्लैनेट जो भी है। ME है मास ऑफ द अर्थ के अराउंड जो भी प्लैनेट आपकी रेवोल्यूशन ले रहा है। सो देन द टॉर्क एक्सर्टेड ऑन द प्लैनेट, टॉर्क क्या होती है कि उसके रोटेशनल मोशन को कॉज करने के लिए उसके ऊपर एक फोर्स लगती है जिसको टॉर्क फोर्स बोलते हो, ठीक है। तो टॉर्क क्या होती है, R×F, कि उसका जितना भी रेडियस है और उस पर कितनी फोर्स लग रही है। तो आर को मैंने सिंपली ये फॉर्मेशन बस चेंज करी है, कुछ नहीं, ये आर ही है, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज विद दिस फॉर्मेशन। तो ये आपका आर है, मैंने यहाँ पे एफ़ की अबव वैल्यू यहाँ पे डाल दिया है। अब R.R आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में 0 होता है, क्रॉस प्रोडक्ट पे 1 होता है, ठीक है। R.R यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये 0 हो गए, दोनों डॉट प्रोडक्ट ही 0 हो गए, तो आपका ये टर्म जो है, ये टर्म आपकी 0 आ जाएगी। दिस मीन्स टॉर्क आपकी 0 आ गई। अगर टॉर्क 0 आ गई, टॉर्क क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। d/dt मैंने आपको पहले भी बताया क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ जो भी आप फंक्शन विद रिस्पेक्ट ले रहे हो उसको बोलते हैं, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपका टॉर्क होता है। तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो जैसे ही आपका ये 0 होएगा, यहाँ से आएगा कि L कांस्टेंट है। हमेशा जो आपका डेरिवेटिव अगर 0 है तो जो भी फंक्शन है वो कांस्टेंट चलेगा, ठीक है, वो कांस्टेंट वैल्यू देगा। तो ये क्या होता है, कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव अगर लेते हो तो वो 0 आता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ 1 का डेरिवेटिव लेना तो वो 0 आएगा, ठीक है। ये आपके मैथ्स में आपको डेरिवेटिव चैप्टर्स में क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा क्लैरिटी उसमें होएगी, ठीक है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट यहाँ पे डेरिवेटिव 0 है, मीन्स टू से जो आपका फंक्शन है वो कांस्टेंट रहेगा। दैट्स वाई आपका यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो है कांस्टेंट रहती है, विच इज़ इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट लॉ, ठीक है। अब सेकंड लॉ है, तो सेकंड लॉ के अंडर क्या है कि इक्वल एरिया वो स्वेप्ड आउट करता है, मतलब इक्वल एरिया बनाता है, चाहे वो इधर से इधर बनाए, चाहे वो कहीं और एरिया स्वेप्ट करे विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ सन। जो भी जहाँ भी प्लैनेट होएगा उसका जितना भी एरिया बनेगा विद रिस्पेक्ट टू सन, वो हमेशा हर एक डायरेक्शन में सेम रहेगा। ये हमारा सेकंड लॉ था। अब इसका प्रूफ है, मैंने कंसीडर क्या करा है कि आपका प्लैनेट एट पोजीशन ए है, वो A to B मूव कर रहा है और एरिया जो बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू सन आपका ये बन रहा है AB पोर्शन, ठीक है। तो एरिया स्वेप्ट आपका आएगा डेल्टा ए। डेल्टा ए क्या है कि स्मॉल चेंज ऑफ एरिया, ठीक है, कि एरिया में जो स्मॉल चेंज आ रहा है, और यहाँ पे ये डेल्टा टी टाइम ले रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है। तो मैं लूँगी 1/2 R×AB। AB जो भी उसका एरिया स्वेप्ड है और R वेक्टर जो उसका रेडियस है। अब मुझे पता है AB क्या है, मेरा डेल्टा R है, ठीक है। AB क्या है मेरा, ये जो सर्कमफ्रेंस है ये डेल्टा R है। तो R को मैं कैसे लिख सकती हूँ, V×डेल्टा T, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी क्या होती है, रेडियस अपॉन टाइम। यहाँ से रेडियस निकालूंगी तो वेलोसिटी क्रॉस टाइम हो जाएगा, टाइम में डेल्टा T लूँगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर V की वैल्यू मैं लिखना चाहूँ तो V की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम क्या है, मोमेंटम होता है P इज़ इक्वल्स टू mv, ठीक है। तो mv से अगर मैं वेलोसिटी की निकालूंगी तो ये m डिवाइड में आ जाएगा p के, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरी आ गई AB वेक्टर की, ठीक है। अब AB की यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूँगी डेल्टा A में, तो डेल्टा A में पुट करूँगी
1/2m मैंने एक साइड ले लिया, डेल्टा टी को मैंने डेल्टा ए के डिवाइड में लिख दिया, तो r क्रॉस p आ गया। r क्रॉस p आपका इन द वेक्टर फॉर्म आपका लीनियर मोमेंटम होता है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। दैट्स वाई आपका रेट ऑफ एरिया स्वेप्ट जो भी आपका होएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो आपका कांस्टेंट आएगा। तो ये हमारा लॉ ऑफ एरियाज़ है। सो नेक्स्ट है आपका थर्ड लॉ। अब थर्ड लॉ का प्रूफ करना है। तो थर्ड लॉ के प्रूफ में क्या है कि मैं सपोज कर रही हूँ जो प्लैनेट है उसका मास है स्मॉल m, ठीक है। तो जो भी उसका अराउंड द सन जो है वो रोटेट कर रहा है इन द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, एक सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r में वो रेवोल्यूट कर रहा है विद द ऑर्बिटल वेलोसिटी v उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है। मास ऑफ द सन मैंने कैपिटल M लिया। अब कह रहे हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द सन एंड प्लैनेट। सन एंड प्लैनेट के अंदर जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होएंगी वो ही एक फोर्स होएगी जिसके लिए वो अपने मोशन जो है वो सर्कुलर ले रहा है, ठीक है। सर्कुलर मोशन कॉज हो रहा है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द प्लैनेट, ठीक है। तो इससे क्या होएगा, देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द सन एंड प्लैनेट गिव द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। वो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स देगा जिसके कारण उसकी जो है रोटेशनल मोशन कॉज होएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और आपकी सेंट्रीपिटल, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों इक्वल आ जाएंगे। यहाँ से आपका मास एंड मास कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको बचेगा क्या, v² इज इक्वल्स टू gm/r। अब मुझे पता है वेलोसिटी जो है वो मुझे पता है सर्कमफ्रेंस अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। जैसे मैं लिखती हूँ v इज इक्वल्स टू r/t। r क्या है मेरा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है आपका कि वो सर्कुलर मोशन ले रहा है तो सर्कमफ्रेंस आएगा, उसका डिस्टेंस क्या है, सर्कमफ्रेंस आएगा। और टी टाइम जो उसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है, ठीक है। तो वो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होएगा, 2πr/t। तो मैं यहाँ पे v² की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँगी, ठीक है। आफ्टर दैट मैं t² की वैल्यू निकालूंगी। 4π² आपका कांस्टेंट रहेगी क्वांटिटी, g भी कांस्टेंट है, मास ऑफ द सन भी क्वांटिटी आपकी कांस्टेंट है। तो इसको कांस्टेंट क्वांटिटी को मैं k ले रही हूँ तो r³ साथ लिख रही हूँ। सो आपका t² इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। यहाँ से आपका कैप्लर्स थर्ड लॉ होता है। नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो प्रूफ ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग आपने कैप्लर्स लॉ को यूज़ करके न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले सपोज कर लेती हूँ मास ऑफ प्लैनेट में m ले रही हूँ, वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, ठीक है। तो बाद में मैं बोल रही हूँ कैपिटल M मेरा है मास ऑफ द सन और v उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है प्लैनेट की। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी है और उसको क्या है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए जिसके वजह से वो क्या है, अपना सर्कुलर मोशन लेगा अराउंड द सन, ठीक है। तो फोर्स जो भी लगेगी रिक्वायर्ड टू मूव देम इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज इक्वल्स टू द mv²/r, ठीक है। तो यहाँ से v की वैल्यू मुझे पता है 2πr/t होती है, ये रिमेंबर करके रखनी है आपने। आपको जहाँ पे भी v की वैल्यू पुट करनी है ऑर्बिटल वेलोसिटी की, दैट विल बी 2πr/t। तो आपने इसका यहाँ स्क्वायर करके लिख दिया, ठीक है। हमें पता है t³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, t² जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ होता है अकॉर्डिंग टू कैप्लर्स थर्ड लॉ। तो कैप्लर्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग r³ के वो प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं जब हम इक्वल टू लगाते हैं, साथ में कांस्टेंट k लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं t² की यहाँ पे वैल्यू पुट कर रही हूँ, ये वाली t² की यहाँ वैल्यू पुट कर रही हूँ kr³, ठीक है। kr³ से क्यूब है यहाँ पे, स्क्वायर कर देंगे, 1 पावर रह जाएगी r की यहाँ पे 1 पावर और ये 1 पावर आपका r² बना देगा, ठीक है। तो बचेगा क्या आपके पास, f इज इक्वल्स टू 4π² m/kr², ठीक है। अब k की वैल्यू फर्दर मैंने जो थर्ड लॉ में यूज़ करी थी, निकाली थी, वहाँ पे मैंने कांस्टेंट पुट करी थी, वो क्या थी 4π²/gm। यहाँ देखो 4π²/gm, इसको मैंने k सपोज करा था, तो k की वैल्यू यहाँ से मैं 4π² की वैल्यू निकाल रही हूँ। 4π² की वैल्यू क्या हो जाएगी, kgm। तो यहाँ पे 4π² की वैल्यू मैं यहाँ लिख रही हूँ kg_M। तो k with the numerator and the denominator will be cancel out and we will get only gmm/r², which is our gravitational law.